वो कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च मात्र 4.7% है, जबकि उप सहारा जो अफ्रीका में ये 7% है। अब सोचो हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या बुरा हाल आज के समय अगर मोदी सरकार की गवर्नमेंट में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख की बात करें तो आज तारीख है 19 अगस्त 2022। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे द हिंदू को हिंदी के अंदर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो स्पेशली एडिटोरियल पोर्शन होता है हम उसको यहाँ पर इस तरह से जो एडिटोरियल को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है ये स्पेशली यूपीएससी साथ में स्टेट पीसीएस या फिर जो लोग काफ़ी मंथन करते हैं तो उनके लिए डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। आज जैसे कि जन्माष्टमी है तो आप लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अब एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि आज के एडिटोरियल में हमें 3 एडिटोरियल थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से एक हमारा ये इंपॉर्टेंट है जिसमें इसमें लेबर लॉ को लेके बात करी गई है, लेबर रिफॉर्म्स को लेके जो है बात करी गई है कि किस तरह से राजस्थान ने स्टार्टिंग में लेबर रिफॉर्म किए लेकिन बाद में हालांकि कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट जो हमें देखने को नहीं मिला। यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एक तरह से नेगेटिव चैलेंजेस को ज़्यादा दर्शाने की जो यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा है एडिटोरियल, तो उसी चीज़ को इस कंटेस्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम जो इसको देखने की जो कोशिश करेंगे। इसके बाद जो ये एडिटोरियल है ये हमारे लिए थोड़ा आज काम का है। हालांकि द हिंदू ने इस पर सिर्फ मतलब कि थोड़े से पॉइंट्स देके छोड़ दिया है, लेकिन इसको हम अपने इनपुट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे क्योंकि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है। और अगर मेंस का क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो लेकिन आपके इंटरव्यू को लेके यहाँ पर जो आपके स्टैंड को लेके बात करी जा सकती है। तो उसी स्टैंड को भी आप समझेंगे कि आप अगर इन फ्यूचर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस का, अगर ये टॉपिक पूछा जाए तो आपका क्या एक आंसर यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर जो है क्या होना चाहिए। और यहाँ पर हम एक बहुत ही निष्पक्ष होकर जो है इन चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रोहिंग्या बेसिकली मुसलमान हैं। तो उसी चीज़ को निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए, तटस्थता को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जो बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। एक हमारे लिए एडिटोरियल ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। मैं क्योंकि हमने फ्री वाइब्स को लेके काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है तो इसी चीज़ को इसके कुछ कीवर्ड्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है और किस तरह से मतलब कि इनको क्या क्या मतलब कि एक स्कोप है रिवेन्यू बढ़ाने का, तो उसी यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ाने को डिस्कस करेंगे। साथ में फ्री वाइब्स और साथ में वेलफेयर स्कीम्स को लेके बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या इनमें डिफरेंशिएट हम देख सकते हैं और क्या हम जो है डिफरेंशिएट हम इसमें नहीं देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल सलमान रुश्दी के ऊपर लिखा गया है तो ये हालांकि इतना मुझे खास नहीं लगा, मैंने पढ़ा लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ये डीएमके यानी साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, उसके ऊपर बेसिकली लिखा गया, तो ये हमारे लिए आज काम का नहीं है। तो यानी कि हम आज अब बात करें तो हम इस एडियो को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर चलेंगे और फिर उसके बाद जो हम इसको डिस्कशन को स्टार्ट मतलब करने के बाद फिर हम अपने आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूँ फिलहाल, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ सकें कि हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या क्या इसमें कंटेंट को लेकर आंसर आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि रोहिंग्या को लेकर भारत में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक तो ये बात। दूसरा, इसके समाधान के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में जो आपने लिखना है। अब देखो रोहिंग्या को लेकर देखें तो कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1 में भी हमें जो है देखने को मिलता है, एज ए सोसाइटी का पार्ट है। तो आप इसको ऐसा नहीं है कि आप जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल में ही आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है और इवन जीएस पेपर 3 में भी अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वो जीएस पेपर 3 में भी काउंटर किया जा सकता है। साथ में अगर क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के अंदर शरण देनी चाहिए एथिकली एक्सपर्ट से भी अगर पूछा जाए तो उसको जीएस पेपर 4 में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन को किसी भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो हम जो है पूछ सकते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है, पहले हम एडिटोरियल को पृष्ठभूमि को समझते हैं। अभी ये हुआ था कि 2017 में रखाइन जो प्रांत है उसमें वहां पे सैन्य कार्रवाई हुई। तो रखाइन क्या है पहले इसको समझते हैं। ये बेसिकली अगर बात करें तो म्यांमार के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये हमारा भारत है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये यहाँ से ये आपने चिकन नेक का नाम सुना होगा, तो ये चिकन नेक यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे पूरा ये आपका यहाँ से भारत है, ये वाला पोर्शन ये बांग्लादेश है और यहीं पे इसी बांग्लादेश के साथ ये इसका बॉर्डर है और यहाँ पे ये म्यांमार के जो बॉर्डर यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाता है। तो ये रखीन प्रांत में ही क्या है कि यहाँ पर जो है रोहिंग्या मुसलमान जो है रहते हैं। ये बेसिकली इनके ओरिजिन की बात करें तो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ कि हाँ ये बांग्लादेश से ही जो माइग्रेट होके यहाँ पर जो है चले गए थे। अगर मैं पेन को थोड़ा दूसरा लूँ तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पे चले गए थे। तो ये इनकी मतलब कि हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर फिर 2017 में वहाँ की आर्मी ने बहुत तगड़ी कार्रवाई करी और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि हम इनको जो है हटा देंगे। क्यों? उनको डर लग रहा था म्यांमार वालों को कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बैक टू बैक, तो जिसके कारण उनको डर था कि इन फ्यूचर में
अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनका जो म्यांमार जो बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ की आर्मी ने एक तरह तानाशाही रूल के हिसाब से इनको जो भगाने की कोशिश करी, इनके घर जलाए, इनको मारा पीटा बहुत, मतलब कि इनके ऊपर, मतलब कि एक तरह से बात करें तो इन्होंने काफी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे किया। तो जिसके कारण, डर के कारण वहाँ के जो मतलब सिंपल लोग थे वो जो है फिर भाग कर, अगर बात करें करीब 10 लाख के आसपास वो रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश में भाग गए। मतलब वो यहाँ पे कॉक्स बाजार, यहाँ पर एक आइलैंड में भी इनको भी डाल दिया गया। कॉक्स बाजार काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, तो कॉक्स बाजार के अंदर जो इसको यहाँ पे डाल दिया गया था। वर्तमान में अगर बात करें 10 लाख से अधिक रोहिंग्या को देखें तो बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, जिनकी मानवीय स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। देखो कैसे कि बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भाई तुम तो रोहिंग्या हो, हालांकि तो मुस्लिम हो, लेकिन आप तो म्यांमार के हो। तो वहां पर इतने, मैंने इस पे अगर बात करें तो एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखी थी एक चैनल के थ्रू, तो मुझे ये पता चला कि ये बेचारे, जैसे कि एक होता है झुग्गी झोपड़ी में रहना और एक होता है उससे भी नीचे का जीवन यापन करना। यानी कि सोचो 2000 लोगों पे एक लैट्रिन है, सोचो तो उसमें कैसी स्मेल रहेगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। तो इनकी स्थिति अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पैनिक जो है आज के समय देखने को मिल रही है। तो हमें यह भी पता चल रहा है कि अनुमानित जो है करीब 40,000 रोहिंग्या जो भारत में भी रह रहे हैं। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं, कुछ हरियाणा में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में जो है, मतलब कि कुछ उड़ीसा में, कुछ हैदराबाद भी चले गए हैं। तो एक तरह से फैले हुए हमें जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें इनके पैटर्न को देखें, माइग्रेशन के अगर इनके पैटर्न को समझें तो हमें ये पता चलता है यहाँ से ये कुछ मणिपुर चले गए, कुछ मिजोरम चले गए, कुछ त्रिपुरा चले गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ वेस्ट बंगाल में चले गए, कुछ यहाँ से लाइक मलेशिया भी चले गए, कुछ यहाँ से अंडमान भी चले गए, और कुछ यहाँ से अगर बात करें तो श्रीलंका भी गए। ऐसी बात नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान जो है श्रीलंका की तरफ भी जो है यहाँ पर गए हैं। तो रोहिंग्या कौन है? पहले ये एक जातीय समूह है रोहिंग्या, यानी कि ये मुस्लिम से बात करें प्रतिनिधि के तौर पर म्यांमार में मुसलमानों का एक सबसे बड़ा प्रतिशत जो है रोहिंग्या मुसलमानों का है। पश्चिमी म्यांमार प्रांत रखाइन में रहते हैं, ये बंगाली बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन दुनिया में सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों से एक है, यानी कि इनको यूएन के द्वारा ये चीज रिकमेंडेड है, मतलब कि ये चीज बताई गई है कि ये सबसे ज्यादा अधिक जो है सताए गए लोग हैं। सबसे ज्यादा सताए गए लोग जो है रोहिंग्या ही जो हमें देखने को मिलते हैं, और जिनको रोहिंग्या आबादी नागरिकता से वंचित भी किया गया है। करीब 1982 में म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत इनको जो है इनको नेशनलिटी भी नहीं दी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, अभी देखो मान लो आप ही हैं, मान लो मैं ही हूँ, मैं इंडिया में दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मुझे आके कोई बोल दे कि भाई आप दिल्ली के सिटीजन नहीं हो और हम आपको नेशनलिटी से डिवाइड करें, तो मैं कहाँ जाऊँगा? सोचो, मेरी प्रॉपर्टी सारी खत्म, कोई लेगा नहीं। क्यों? अगर मान लो वो एक घर भी है, अगर बाई चांस मान लें तो कोई नहीं खरीदेगा, उसके भी आईडी प्रूफ लगता है, तो मैं तो बर्बाद हो गया। इन फ्यूचर में मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर सिचुएशन सब, अगर किसी ना खुदा ना खासा किसी के साथ हो तो वो क्या करेगा? वो तो बेचारा जीवन यापन में फिर खत्म ही हो जाएगा। एक तरह से बात करें तो भाई क्या करे, मजदूरी करेगा, साथ में छोटे मोटे काम करेगा, भाई चाय बेचेगा, ठेला भी लगाएगा, तो ये सारे काम करेगा। क्यों? उसको इंटरनेशनल में कोई नौकरी या फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब तो उसको मिलेगी नहीं, भूल जाए गवर्नमेंट जॉब के, इनमें प्राइवेट जॉब में भी उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो एक तरह से बात करें तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मुद्दा जो हमें देखने को हमें मिलता है। अब समझो, बैक टू द एडिटोरियल पे चलते हैं और थोड़ा एडिटोरियल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हुआ क्या, रोहिंग्या को लेके क्यों ये हम पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये हुआ कि शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा कल सोशल मीडिया पे ट्वीट हुआ, सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुआ, कि भाई मोदी सरकार ने लगभग 1100 रोहिंग्या प्रवासियों को अब जो है अस्थायी झुग्गी झोपड़ी से हटाकर एक तरह से फ्लैट में, जे फ्लैट, छोटे छोटे फ्लैट्स में, मतलब कि रहने के लिए उनको सारी चीजें जो है वहाँ पे मदद देने की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी गई है। उसी के बाद शाम को 3 बजे के आसपास एक ट्वीट आता है होम मिनिस्ट्री का, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई भी हमने प्रस्ताव जो है पारित नहीं कर रखा है और ना ही हम 1100 फ्लैट्स हम प्रोवाइड करें। मतलब कि शहरी विकास मंत्री के जो ट्वीट को जो है इन्होंने एक तरह से डिनाई कर। साथ में एडिटोरियल से हमें ये भी पता चलता है कि रोहिंग्या जो हैं राजस्थान और हरियाणा में भी घरों से बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनको बस ये बात बताया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों द्वारा उन्हें कलंकित भी किया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं, ये सारी चीज़ें आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं। तो वहाँ की मदद जो पंचायतें हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख भी रही हैं। हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हों, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल 100% साफ हो। मैं मान सकता हूँ कि अगर 100% आबादी है तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5% लोग ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन 95% वालों का क्या, जो बिल्कुल सही तरह से रह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके साथ तो सहानुभूति हमें रखनी चाहिए। ठीक है, 5% करें, उनको डेफिनेटली उनको पनिश भी करना चाहिए, उनको जेल भी भेजना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। लेकिन वो लोग क्या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि के साथ जो रह रहे हैं, उनका क्या?
तो यहाँ पर ये इसी एडिटोरियल को लेकर जो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है बात करी गई है कि कहते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार का नारा है कि बहुत प्रसिद्ध नारा है, वसुदैव कुटुंब का जो नारा है कि भाई ठीक है हमारे देश में आके कोई भी जो है रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पे एक तरह से भारत की तरफ से मुद्दा भी जो हमें देखने को मिलता है। मुद्दा ये है दोस्तों कि भारत ने यूएन कन्वेंशन में रिफ्यूजी एक्ट के अंदर साइन नहीं किए हैं अभी तक। वो एक्ट ये कहता है कि अगर यूएन की मतलब कि कोई रिफ्यूजी आता है भारत में रहना चाहे तो भारत उसको बाहर फिर नहीं भगाएगा अगर वो साइन कर लेता है तो। लेकिन भारत ने अभी तक यूएन के कन्वेंशन में जो साइन नहीं किए हैं, तो यानी कि भारत के पास राइट्स हैं कि वो रिफ्यूजी को बाहर भी कर सकता है, राइट। ये हमें बैकग्राउंड में स्टोरी बता दी। तो ये बोलते हैं कि शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 1967 का जो प्रोटोकॉल शरणार्थियों को इस प्रकार परिभाषित करता है कि वह व्यक्ति जो उत्पीड़न के साथ सुस्थापित भय के कारण अपने घरों और देश से जो भाग गए हों, ये मतलब की डेफिनेशन में जो है बताता है। और उत्पीड़न जो होता है उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या फिर राजनीतिक राय के कारण जो है अगर बात करें तो होना हो, तो उसको जो है रिफ्यूजी के अंदर जो है उसको मतलब कि एक तरह से प्रोटोकॉल के अंदर जो है रिफ्यूजी के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पे ये एडिटोरियल हमें देखने को आया, लेकिन अब इसके बाद हमारे क्या इनपुट्स हैं उसको समझते हैं, यानी कि भारत इस मुद्दे से कैसे प्रभावित जो है हो सकता है। तो हम इस चीज को जो समझने की जो कोशिश करते हैं, पहला प्रवासन यानी कि माइग्रेशन। भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या हैं जिन्हें 16,500 जो है यूएन के द्वारा मानव अधिकार आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत किया गया। यानी कि यूएन के द्वारा 16,500 को तो कर दिया गया कि हाँ भी ठीक है रिफ्यूजी है, लेकिन बाकी रेस्ट का क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो वो डेफिनेटली गलत एक्टिविटी की तरफ भी जा सकते हैं और भी चीजों के ऊपर भी जो देख सकते हैं। इसी की जैसे इस्लामिक चरमपंथी का मतलब कुछ रोहिंग्या युवाओं को प्रभावित करने, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी इस्लाम मतलब कि इस्लामवादियों के एक तरह से कट्टरपंथी जो होते हैं उसका प्रयास कर सकते हैं। कि जिस तरह से आपने देखा होगा इस्लामिक चरमपंथी भारत के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विद्यमान भी है, तो उसी चीज को बढ़ावा जो ये रोहिंग्या लोग, क्योंकि मुस्लिम्स हैं तो ऑफकोर्स मतलब कि मुस्लिम्स आपस में मतलब कि अगर उनको थोड़ा सा बहका दिया जाए तो काफी जल्दी बहक भी सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर राजनीतिक तनाव भी देखने को मिलता है कि वह कई शहरों और राज्यों जैसे जम्मू, नई दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में कुछ स्थानों में जो है फैले भी हुए हैं। और वहां की पॉलिटिक यानी कि देश में कुछ ऐसे स्थान है जहां राजनीतिक रूप से भड़का गए लोगों को फिर से बसाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यानी कि राजनीतिक एक तरह से बात करें तनाव भी जो देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग रोहिंग्या के सपोर्ट में खड़े हैं कि मानवता की जो है अगर बात करें दुहाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लेफ्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये चीजें सही नहीं है, इससे हमारे देश की ऑटोमेटिक इतनी पॉपुलेशन है और लोगों को बसा के फिर हमें क्या मिलेगा। तो इस पे मतलब एक तरह से बात करें अभी भी आज के समय ओपन डिबेट जो है एक तरह से हमें जो है देखने को मिल रही है। साथ में उत्तर पूर्व की सुरक्षा को भी लेके जो है समस्या हो सकती है कि क्योंकि नागा स्वयं प्रशासित क्षेत्र से सटे ऊपरी पश्चिम म्यांमार में सुरक्षा स्थितियों में भारत की हिस्सेदारी है, जिससे कि एक तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक गुट बन सकता है रोहिंग्याओं को, जिससे कि उत्तर पूर्व की जो सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा जो है दिक्कतें हमें जो है देखने को मिल सकती हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। हमें यह पता चलता है दोस्तों कि भारत की कूटनीति को म्यांमार को अपनी राजनीतिक स्थिरता, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव की कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। यानी कि जब भारत की डिप्लोमेसी को आगे आना चाहिए और म्यांमार की जो उनकी राजनीतिक स्थिरता, अभी आज के समय आर्मी रूल तो हालांकि लगा हुआ है, तो उनके जो भी इनके सामाजिक सद्भाव के थ्रू उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है। साथ में उनको ये भी बोलना चाहिए कि आप इनको लें ताकि आप अपनी कंट्री में जो भी आपको यूएन की तरफ से सैंक्शन जो लग रहे हैं, यूएस की तरफ से सैंक्शंस लग रहे हैं, उन सैंक्शंस को जो रोका जा सके। तो अगर आप इनको अच्छे से जो सम्मान पूर्वक अगर इनको लेते हैं तो शरणार्थी संरक्षण ढांचे की आवश्यकता है। यानी कि शरणार्थी संरक्षण ढांचे का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1991 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं होने के बावजूद, यानी कि भारत ने जो इस पर साइन नहीं किए हैं, भारत दुनिया में शरणार्थियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से भी एक रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत क्या नाम है इनको भगाना चाहता है, नहीं, ठीक है, जब तक है वक्त के मारे एटलीस्ट मानवता के बिहाफ पे हमें उनकी जो है मदद करनी चाहिए ताकि उनको एक बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकें। और ताकि जब तक ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ लिखना चाहते हैं एटलीस्ट उनकी स्कूलिंग, उनका रहन सहन एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत डेवलप हो सके, फिर बाद में अगर चाहे तो भारत जो है उनको बाद में जब भी सिचुएशन जब ठीक हो तो उनको जो है भेज सकता है। इसके बाद शरणार्थियों पर एक तरह से बात करें तो सार्क ढांचा भी जो है तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि भारत को दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग जो संघ है हमारा सार्क में अन्य देशों को सार्क सम्मेलन या शरणार्थियों पर घोषणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहल भी करें। यानी कि
अब जो है यूएन को तो आगे आना ही आना होगा, साथ में सार्क जो देश है हमारे, आपको पता होगा दोस्तों सार्क में 8 कंट्रियां हैं, जिसके अंदर आपको जो भी पड़ोसी देश है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसमें सार्क देशों में जो है मतलब है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि सार्क देश कंट्रियों को जो है आगे आना चाहिए और इनके उत्पन्न का जो है यहाँ पर सोल्यूशन जो है फटाफट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें तो दोस्तों अभी तक हमने ये कवर किया, अब हम इसको जो है लेबर रिफॉर्म को थोड़ा सा समझने की जो कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या भारत में श्रम सुधार अभी भी सही ढंग से लागू हो पाए हैं? क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहाँ पे आपको हाँ भी लिखना है और आपको ना भी लिखना है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क में लेके क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा हाँ और ना में दोनों आंसर लिखना चाहिए। उसके बाद एक बैलेंस अप्रोच जो है आपको दिखानी चाहिए। बैलेंस अप्रोच का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिया, साथ में एक बैलेंस अप्रोच मतलब कि हाँ ठीक है, अगर हम ये चीजें करें तो हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ता है। तो वो एडिटोरियल का टॉपिक जो ये है कि भारत के श्रमिक सुधारों के बारे में कड़वे सच। ठीक है, तो वो बोलते हैं, स्टार्टिंग करता है एडिटोरियल की कि देश की खामियां, मतलब देश में क्या क्या खामियां। देखो 75 साल हो चुके हैं, भारत में अभी भी राजनीतिक स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है, एज पर द एडिटोरियल जो ये बात कह रहा है। जातियों के बीच सामाजिक समानता अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। नीची जातियों के नागरिक आज भी जो काफी ज्यादा मतलब अपमान सहन उनको करना पड़ता है। इवन भारत के गांव में निचली जातियों की गरीब महिलाएं जो है गरीबी में, एक तरह से घोर गरीबी में जो है एक तरह से जीवन यापन भी जो है कर रही हैं। इवन कोविड-19 के बाद से महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। वहीं महामारी के दौरान देश में तालाबंदी लॉकडाउन के कारण के दौरान करोड़ों भारतीयों ने अपनी जो आय भी खोई है, क्योंकि कोविड के कारण हमने देखो काफी करोड़ों लोगों ने अपनी आय भी एक तरह से अगर बात करें तो खोई है। फिर वो कहते हैं कि उन्हें अपने परिवारों के लिए आश्रय, भोजन, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी संघर्ष जो है यहाँ पर करना पड़ता है। उनकी समस्या सिर्फ रोजगार नहीं है या रोजगार की खराब गुणवत्ता। अब देखो यहाँ पे एडिटोरियल बेसिकली स्टार्ट करता है अपने पॉइंट्स कि यह रोजगार की खराब गुणवत्ता है, कि जिसमें अपर्याप्त और अनिश्चित आय, यानी कि अपर्याप्त एक तो पर्याप्त आय कम दी जाती है, साथ में अनिश्चित आय भी हमें देखने को मिलती है, और साथ में खराब काम करने की स्थिति। जहां भी वे कार्यरत हैं, कारखानों, खेतों और सेवा प्रतिष्ठानों या घरों में जहां पे भी वो लोग जो है काम करते हैं, तो वहां पर भी अगर बात करें तो हमें इस तरह के इश्यूज जो है देखने को, मतलब रोजगार की खराब गुणवत्ता के इश्यूज को देखने को, मतलब हमें देखने को मिलता है। फिर रोजगार बढ़ाने के लिए प्रमुख सिद्धांत में उपयोग व्यवसाय करने में आसानी में मतलब कि सुधार करना, इस उम्मीद के साथ कि व्यवसायों में निवेश से नागरिकों की अच्छी आजीविका कमाने में आसानी हो। यानी कि हमें सिद्धांत में एक उपयोगिता का एक सिद्धांत हमें जो है प्रतिपादित करना होगा। इसके अंदर ये होगा कि एक तरह से अगर हम बात करें तो रोजगार में एक तरह से उम्मीद करी जानी चाहिए कि जो निवेश है, मतलब नागरिकों के निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि नागरिकों को अच्छी आजीविका कमाने में मतलब की आसानी जो हमें देखने को मिले। इस सिद्धांत में बड़े और औपचारिक उद्यम अच्छी नौकरियां पैदा करें, यानी कि अब यहाँ पर औपचारिक जो मालिक हैं, मतलब उद्यम जो होते हैं, जो फैक्ट्रियां ओपन करते हैं, उनको अच्छी नौकरियां पैदा करते हैं, और निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानून को लचीला भी जो है कुल मिलाकर यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से बात करें तो श्रम कानूनों को यहाँ पर लचीले होने की काफी ज्यादा जो है जरूरत हमें देखने को मिलती है, क्योंकि श्रम कानून जितने भी ज्यादा, लेबर लॉ जितने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन जितना स्ट्रिक्ट होगा, उतना ज्यादा किसी भी फैक्ट्री में जो ग्रोथ ज्यादा यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि निवेशकों का कहना है कि कानून जो है श्रमिकों की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, यानी कि आप बोल सकते हो कांग्रेस सरकार द्वारा सुधारों की जो शुरुआत करी गई थी, लेकिन इनका मुख्य जो था वो प्रक्रियाओं को सरल बनाकर प्रशासन में सुधार करना था और डिजिटीकरण करना था। यानी कि यूपीए गवर्नमेंट का यही था कि एक तो भाई पहली बात तो सरल प्रक्रिया करते हैं, फिर साथ में डिजिटलीकरण जो है करते हैं, डिजिटीकरण जो है यहाँ पर मतलब कि कर दें। फिर वो बोलते हैं कि इन सुधारों की नियुक्तियों के साथ साथ श्रमिकों ने भी सराहना करी। ठीक है, और हालांकि उन्होंने श्रम कानूनों को अधिक नियोक्ताओं के अनुकूल नहीं बनाया। उन्होंने ये बोला कि यूपीए गवर्नमेंट ने अधिक नियोक्ता मतलब कि जो नौकरियां पैदा करते हैं उनको मतलब कि उनके थ्रू मतलब ज्यादा अनुकूल जो है बिल्कुल भी नहीं बनाया। इसलिए जनतांत्रिक गठबंधन सरकार यानी कि एनडीए, यानी कि एक तरह से बीजेपी सरकार ने 2014 में काफी अधिक साहसी कार्य किए और कानूनों में सुधार के लिए ये लोग मतलब कि इन्होंने कानूनों में, लेबर लॉ में काफी ज्यादा सुधार किए और एक तरह से ये आगे बढ़े। फिर सुधारों का प्रभाव हमें ये देखने को मिला दोस्तों कि श्रम एक जो है एक समृद्धि विषय है। आपको पता होगा 3 तरह की अनुसूचियां होती है, केंद्रीय, ठीक है, एक राज्य और एक होती है समवर्ती। केंद्र में केंद्र का कानून बन सकता है, राज्य में राज्य का कानून बन सकता है, और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों का कानून बन सकता है। तो जो श्रम है, जो लेबर है, वो बेसिकली एक तरह से समवर्ती सूची के विषय है।
इसने राज्यों को परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि जब कॉन्करेंट लिस्ट है तो ऑफ कोर्स राज्य भी बोलते थे हाँ ठीक है भाई हम भी इस पर कानून बना सकते हैं, तो इसलिए जो राज्य जो वो आगे आए हैं। कानूनों में सुधार को लागू करने में सबसे पहले जो राजस्थान था, अन्य राज्यों ने भी इसका जो अनुसरण किया, यानी कि सबसे पहले जो सुधार हुए तो राजस्थान ने ही किए थे, फिर उसके बाद जो अन्य राज्य जो इसका अनुसरण करने लगे। फिर आर्थिक सुधार सीखने की एक प्रक्रिया होती है। इन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पे कोट किया है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अंतरिम रिपोर्ट, यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वीवी गिरी की एक राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार जो ये बात सारी की सारी अब जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो इसी की रिपोर्ट पे बेस पे ही ये बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि राज्यों द्वारा किए गए जो श्रम सुधारों का प्रभाव आकलन ठीक है, अध्ययन अब तक के सुधारों के प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि जो भी श्रम सुधार हुए इसके ऊपर एक तरह से लाइट जो है फोकस करता है कि किस तरह से क्या ये सच में जो श्रम कानून वाकई में जो मतलब कि सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए, उसी चीज को लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं कि श्रम कानूनों में कई विषय शामिल हैं, जैसे मजदूरी का भुगतान, सुरक्षा की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की शर्तें और विवाद समाधान। ये सब जो है अगर बात करें तो श्रम कानूनों के विषय में हमें देखने को मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि इन सभी कानूनों को 4 संहिताओं में परिवर्तित करने के लिए सरकार जल्द ही प्रस्तावित राष्ट्रीय सुधार करने की तैयारी भी कर रही है कि और भी हम जो है लेबर को अगर बात करें तो लेबर एक तरह से और ज्यादा इसका सशक्त जो है किया जा सके। वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट में औद्योगिक विवाद अधिनियम के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो सेवा की शर्तों और विवाद समाधान के तरीकों से संबंधित कानूनों की प्रतियोगिता की सीमा यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ को 300 लोगों तक बढ़ाने के लिए है। वो ये कहते हैं कि जो नियोक्ता लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि बोलते हैं कि भाई कम से कम 300 लोगों को हम जो है एक साथ रख सके और उन पे जो कानून लागू नहीं होना चाहिए। देखो आज के समय अगर बात करें भारत के अंदर आई थिंक 20+ या फिर 100+ डिफरेंट स्टेज में है कि अगर कुछ लोग अगर 20 से कम लोग नीचे रखते हैं तो उन पे जो है लेबर लॉ जो लेबर कोड जो है अप्लाई नहीं होते। लेबर लॉ जब अप्लाई होते तो फिर किसी भी एक आदमी को भाई मतलब कि मतलब EPF भी देना पड़ेगा, साथ में छुट्टियां भी देनी पड़ेंगी, साथ में सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी अमाउंट होता है वो भी कटेगा। तो इसलिए नियोक्ता लोग ये कहते हैं कि कम से कम जो 300 लोगों का एटलीस्ट जो है आंकड़ा जो है कम से कम 300 लेबर्स का होना चाहिए, ताकि नियोक्ता ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, उनको हायर और फायर कर सके। हायर एंड फायर का मतलब ये हुआ कि जब मर्जी चाहे निकाल दिया, जब मर्जी चाहे तो उसको ले लिया। इसी के कारण आज के लेबर के कारण ही हमें ये देखने को मिलता है कि कम आज के समय ठेकेदारी का चलन सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ठेकेदारी के चलन में ये होता है कि कोई भी कंपनी ठेकेदार से जो है चीजें सारी ले लेती है, उसको एक थोड़ा अमाउंट में पैसा दे देती है, बाकी उस सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी ठेकेदार के अंडर ही जो है सारी चलती है, यानी कंपनी सिर्फ पैसा देके मुक्त हो जाती है। और इससे एक तरह से बात करें तो इससे भारत के इन फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से आज के समय सभी लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, समाज में रुतबा तो है ही, लेकिन साथ में सोशल सिक्योरिटी भी है, पेंशन की भी, अब हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी भी एक तरह से हमें देखने को मिलता है। वो साथ में वो ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट 2004 और 5 और 2018-19 की अवधि तक विश्लेषण करती है। यह बोलते हैं कि 6 राज्यों पर केंद्रित थी जिन्होंने सुधारों को लागू किया, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो हमें देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट जो है पाठकों को याद दिलाती है कि श्रम कानून व्यवसाय के निवेश जो निर्णय को प्रभावित करने में केवल एक ही कारक सबसे ज्यादा निर्भर करता है, वो होता है सिर्फ लेबर, मतलब कि देखो मतलब नियोक्ता को सिर्फ एक ही कारक सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। क्योंकि देखो हालांकि वो तो सारी चीजें ले ही आता है, पूंजी ले आता है, मशीनरी ले आता है, सामग्री ले आता है, भूमि ले आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नियोक्ता को जो प्रभाव करता है वो करता है श्रम। अगर वहां पे उस देश का कानून कैसा है कि वहां पे श्रम को लेकर किस तरह की बातें करी गई, अगर वहां पे टाइट होगा तो वो जो नियोक्ता होगा वो वहां पे निवेश नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ कि श्रम कानूनों में ढील दी जाती है, हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो है लेके आता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इससे स्पष्ट क्या हुआ है, वो बोलते हैं कि श्रम कानूनों में सुधारों का बड़े उद्यमों में रोजगार बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। वो ये कहते हैं कि श्रम कानूनों में सुधारों का बड़े उद्यम जो होते हैं उद्यम हैं उनमें रोजगार बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है, यानी कि जो भी श्रम सुधार हमने किए उसे कोई ज्यादा खास जो है प्रभाव हमें जो है देखने को नहीं मिलता। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक सुधारों के प्रभावों का तुरंत खुलासा नहीं किया जा सकता, इसमें अभी समय लगेगा। हालांकि ये बोलते हैं कि श्रम सुधारों के प्रभावों का अभी तक तो तुरंत खुलासा नहीं किया जा सकता, इसमें समय लगेगा थोड़ा, हालांकि एनालिसिस कर रहे हैं ये लोग। और सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान को सबसे कम लाभ जो प्राप्त हुआ। हालांकि राजस्थान ने जो श्रम कानून का मतलब कि पालन किया
लेकिन इसको जो है लाभ जो है अगर बात करें जो प्रॉफिट है उसको कोई ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। वो कहते हैं कि 2010 और 11 से 2014-15 में वो ये कहते हैं कि 300 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले संयंत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी 51% से बढ़कर कुछ 55.3% हुई थी। कि वो बोलते हैं कि 2010 से लेके 2011 से लेके 2014-15 के बीच में सिर्फ अगर बात करें तो 51 पॉइंट से लेके 55.3% ही हमें देखने को मिलती है कि रोजगार के हिस्से में इतनी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद ये देखने को मिला कि 2017-18 के अंदर इसी में श्रम हिस्सेदारी सिर्फ मात्र कुछ 1% के आसपास ही जो बढ़ी है, यानी कि 55.3% से लेके 56% ही बढ़ी। यानी कि ये पता चला कि इसमें 55 से लेके 60% होना चाहिए था, वहीं पे सिर्फ मात्र 1% जो है हिस्सेदारी इतने सारे कानून को रिफॉर्म करने के बाद भी सिर्फ जो है 1% ही जो है बढ़ी है। तो इस तरह से बात करें तो एक तरह से हमें ये निष्कर्ष निकला कि श्रमिकों की मतलब कि मतलब श्रमिकों की मतलब रोजगार ज्यादा नहीं मिला है और नियुक्तों को कहीं ना कहीं एक तरह से इससे काफी ज्यादा फायदा हमें देखने को मिला है। फिर वो कहते हैं कि हालांकि समग्र रोजगार कई कारकों से प्रभावित होता है। 2014 के बाद के साहसिक सुधार बड़े कारखानों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए थे। 2014 में जो भी रिफॉर्म किए गए वो एक तरह से बड़े मालिकों के लिए किए गए थे और ये शायद ही हुआ है क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू होने की सीमा को बढ़ाने वाले श्रम सुधार अवधारणात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण भी है। कि अगर हम डिस्प्यूट जो हमारा जो औद्योगिक विवाद अधिनियम को अगर हम इसकी सीमा को बढ़ा देते हैं तो इसमें काफी सारी जो है इन फ्यूचर में दिक्कतें क्योंकि 300 का थ्रेश होल्ड बहुत ज्यादा हमें जो है देखने को मिलता है। वास्तव में रिपोर्ट कहती है कि औपचारिक उद्यमों में रोजगार अधिक अनौपचारिक होता जा रहा है। यानी कि वो बोलते हैं कि बड़े बड़े उद्यम जो हो रहे हैं उनमें औपचारिक, देखो दोस्तों, दो तरह के रोजगार होते हैं। एक होता है फॉर्मल, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो फॉर्मल जॉब होती है, कोई आप किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करता है जिसमें मतलब कुल मिला के मोटा मोटा ये भाई उसकी मंथली सैलरी है, सोशल सिक्योरिटी है, सब कुछ है, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वो फॉर्मल हो गया जिसको हम औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक में जैसे कि लाला की दुकान, आज कर लो कल मत करो, मतलब आप कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं अनौपचारिक होते हैं। दिहाड़ी मजदूर, ये सब क्या होते हैं भाई, आज काम किया कल पता नहीं होगा नहीं होगा, तो सोशल सिक्योरिटी तो मिलेगी नहीं। तो उसको जो है हम अगर बात करें तो अनौपचारिक रोजगार के तौर पर जो हम समझते हैं। वो कहते हैं कि बड़े निवेशक अधिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं और अल्पकालीन अनुबंधों पर लोगों की बढ़ती संख्या को भी रोजगार दे सकते हैं। वो ही कहते हैं कि अल्पकालीन अनुबंधों यानी कि जब मतलब कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ज्यादा बढ़ गए हैं और ये लोग जो अपने डायरेक्ट मतलब हायरिंग को काफी ज्यादा कम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ठेकेदार के अंडर सारी सारी चीजें जो आज के समय में देखने को मिल रही है। तो इसलिए अब ये लोग बोलते हैं कि कानूनों में अधिक लचीलेपन की जो अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि उनको नियोक्ताओं को जो है फायदा हो सके। फिर रिपोर्ट औपचारिक रोजगार को सवैतनिक अवकाश, एक लिखित अनुबंधन, कुछ सामाजिक सुरक्षा के रूप में परिभाषित करती है। इन लाभों को प्रदान करने से पहले एक उद्यमों को 300 से अधिक लोगों का रोजगार नहीं देना चाहिए और कानूनों की दहलीज बढ़ाने से छोटे उद्यमों को श्रमिकों के संगोपतियों को अधिकार जो है कम यहाँ पर हो जाते हैं। तो आखिरकार श्रम कानून का प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि निवेशकों के हितों की बढ़ावा देना। वो ये कहते हैं कि श्रम कानून जो होता है प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो श्रमिकों के अधिकारों की ही रक्षा करना होता है, ना कि निवेशकों के हितों को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना होता है। निश्चित रूप से सुधारों के लाभों का मूल्यांकन श्रमिकों के दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए। यह दुखद है कि रिपोर्ट में सुधारकों के लाभों के बारे में नियोक्ता संघों पर विचार किया गया एक लंबा अध्याय है, लेकिन कर्मचारी और यूनियन के बारे में कोई भी जो है इस रिपोर्ट में जो है कुछ भी बात जो है नहीं करी गई है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि नियोक्ता संघों का कहना है कि क्या सुधार फायदेमंद रहे हैं। सवाल यह है कि किसके लिए फायदेमंद है। वो कहते हैं कि चौड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 1980 और 1990 के बीच में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के प्रत्येक 1% ने लगभग 2 लाख नौकरियां करी। वो कहते हैं भाई कि 1980 से लेके 1990 में, ठीक है, वहां पर ये बोलते हैं कि 1980 से लेके 1990 के बीच में वो कहते हैं कि 1%, ठीक है, 1% मतलब कि 1% बढ़ा है और साथ में यहाँ पे 2 लाख जो है नौकरियां इंक्रीज हुई हैं। वहीं पर हमें पता चलता है कि 1990 से लेके 2000 के बीच में यह घटकर सिर्फ मात्र अगर बात करें तो 1 लाख मतलब 1 लाख रोजगार दिया गया प्रतिशत। और यहाँ पर यह भी पता चला कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में यह घटकर आधा प्रतिशत हो गया। तो ये सच में एक काफी ज्यादा हास्यपद जो हमें सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। आर्थिक विकास के सिद्धांत में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है और अधिक सकल घरेलू उत्पाद स्वचालित रूप से नीचे से अधिक आय उत्पन्न जो यहाँ पर नहीं करता। फिर भारतीय नागरिकों के लिए अभी और भविष्य को बेहतर गुणवत्ता वाली आजीविका मतलब कि पैदा करने में सक्षम बनाने के लिए रोजगार और श्रम नीतियों को चलाने वाले प्रतिमानों को बदलना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए नीतियों के निर्माण के तरीकों में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। यदि सुधारों का लाभ सभी नागरिकों के लिए बेहतर आजीविका कमाने में आसानी का
मतलब आसानी का सुधार माना जाता है, तो अधिक सम्मान के साथ, चाहे वह किसान हो, कारखाने कर्मचारी हो या सेवा कर्मचारी हो, इन सब के लिए सुधार की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों थर्ड एडिटोरियल में लाइक शुड देयर बी सॉरी एक सेकेंड, हाँ, शुड देयर बी अ लिमिट ऑन द फ्री बिप्स के ऊपर जो है बात करी गई है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि हमने ये एडिटोरियल काफ़ी डिटेल के अंदर पहले डिस्कस कर लिया है, आप लोगों सभी को पता होगा जो मेरे डेली फॉलोवर हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ इन्होंने श्रीलंका को लेकर भी बात करी गई है, तो उसको थोड़े डिफरेंट डायमेंशन में समझने की जो कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टार्ट हो सकता है कि क्या मुफ्त खोरी की कोई सीमा होनी चाहिए, राइट। हमें वो कहते, साथ में वो कहते हैं कि हमें मुफ्त या कल्याण के बीच अंतर करने और साथ में राजस्व व्यय बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि मुफ्त का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुफ्तखोरी, फ्री बीप्स, और कल्याणकारी मतलब कल्याणकारी जो योजनाओं के बीच में मुफ्तखोरी और साथ में कल्याणकारी जो होते हैं तो उनके बीच में अंतर करना होगा, और साथ में राजस्व व्यय बढ़ाने की जो है जरूरत यहाँ पे देखने को मिले। पृष्ठभूमि में क्या है, अभी हाल ही में बात करें, मतदाताओं को तर्कहीन मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मुफ्त उपहारों की पर्याप्त वित्तीय लागत की ओर ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया। अभी एक याचिका हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने बोला भाई जिस तरह से मुफ्तखोरी है उसको जो है बंद कर देना चाहिए, चीज़ें जो है सही नहीं है, इस तरह के मतलब फलाफला बातें हुई। अदालत ने नोट भी किया कि मुफ्त उपहारों का पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून जो है उचित नहीं है, लेकिन साथ ही कल्याणकारी उपायों और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान के बीच संतुलन बनाए रखने का भी एक तरह से आह्वान किया। वो बोलते हैं कि भाई हम जो है लाइक प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक तरह से डीपीएसपी का भी एक तरह से सिद्धांत है, तो लेकिन साथ ही कल्याणकारी उपायों और सरकारी खजानों को होने वाले नुकसान के बीच एक तरह से संतुलन बनाने की जो हमें आवश्यकता में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि हम कल्याण और मुफ्त के बीच रेखा कहाँ तक खींचते हैं। मतलब जो एडिटोरियल यहाँ पे कहता है वो कहते हैं कि अगर लोग आय वितरित पिरामिड के शीर्ष पर बैठे हैं, यानी कि आय वितरित मतलब ये गरीब लोग हो गए, ये से टॉप हो गए, एक सबसे टॉप पे हो गए, जैसे कि अब अंबानी है तो ये यहाँ पे बैठेगा, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ये सरकारी स्कीम्स का फायदा ले रहा है तो एक तरह से इसको हम फ्री बीप के नाम से जानेंगे। यानी कि वो कहते हैं कि अगर लोग आय वितरण पिरामिड के शीर्ष पर बैठे हैं तो इसे फ्री बीप कहा जाएगा। अब भाई अमीर आदमी को क्या जरूरत है सरकारी, क्या उसको वही 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं चाहिए, क्या मजाक कर रहे हो यार। तो इसलिए इसको फ्री बीप कहा जाएगा, लेकिन कल्याणकारी योजना इसको जो है नहीं कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने उदाहरण बिजली का, देखो बिजली अगर मान लो अंबानी इसको फ्री में कोई बिजली सरकार दे रही है तो ये फ्री बीप के नाम से है। वहीं पे अगर एक गरीब किसान है, ठेले वाला है, भाई उसको अगर बिजली का बिल नहीं दे रहा, अगर मान लो 300 रुपये महीना बचा रहा है तो भी साल का 3000 रुपये या 3600 रुपये हो गया, 3600 में कुछ और काम कर सकता है। इसी के जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसको फ्री बिजली मिले तो वो पढ़ के फ्यूचर में भविष्य लिख सकता है, वो भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये पता चलता है यहाँ पे एडिटोरियल में कि वो बोलते हैं कि अमीरों के अगर अमीरों को अगर आप दे रहे हो तो उनके लिए फ्री बीप है, लेकिन गरीबों के लिए दे रहे हो तो एक तरह से कल्याणकारी योजना ही है। तो फ्री बीप और कल्याणकारी योजना आप समझ गए होंगे कि अमीरों को अगर कोई हम दे रहे हैं चीजें तो वो मतलब मुफ्त खोरी है, और अगर हम गरीबों को दे रहे हैं तो एक तरह से वो कल्याणकारी योजना ही एक तरह से हमें देखने को यहाँ मिलते हैं, जो इस तरह से मतलब एडिटोरियल में जो यहाँ पर जो मतलब की बात करी गई है। तो यहाँ पर वो इसी चीज को बोलते हैं कि बिजली के बारे में समझना और पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी विशेष सार्वजनिक नीति का लाभकारी कौन हो सकता है। कि अगर मान लो बिजली की सब्सिडी अगर हम देते हैं तो उसमें हमें यह समझना पड़ेगा लाभार्थी, यानी कि लाभार्थी कौन हो, अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं। अगर अमीर लोग हैं तो फ्री बीप है, गरीब लोग हैं तो कल्याणकारी योजना है। तो ये ही एडिटोरियल यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करता है। फिर वो कहते हैं कि क्या भारत कल्याण मुफ्त में बहुत अधिक खर्च कर रहा है, श्रीलंका के साथ तुलना के बारे में भी आप क्या सोच सकते हैं। मतलब ये एडिटोरियल कहता है, वो कहते हैं कि विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, राज्य वित्त प्रबंधन किया गया। उन्होंने अध्ययन से पता चलता है कि 2014 के बाद से राज्यों को अधिक संसाधन दिए जाने के बाद, राज्यों को मतलब अधिक पैसा दिए जाने के बाद भी राज्य स्तर पर सामाजिक क्षेत्र के खर्च में गिरावट आई है। 2014 के बाद से राज्यों के अंदर जो सामाजिक क्षेत्र, जिसके वजह से एजुकेशन पे पैसा लगा दिया और सोशल इश्यूज मतलब हेल्थ पे पैसा डालना, यहाँ पर पैसे जो है कम दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राज्यों द्वारा उन क्षेत्रों के आवंटन में वास्तव में घट रहा है। अगर हम पैटर्न को 2014 के बाद से एनडीए गवर्नमेंट जब से आई, हम अगर ये देखें तो एजुकेशन और हेल्थ पे अगर हम देखें तो वास्तव में चीजें जो घट रही है। भारत की तुलना श्रीलंका से करना यहाँ पे अनुचित होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से सीखने के लिए काफी कुछ है। सीखने के लिए क्या कुछ है, इस चीज को समझते हैं। वही कहते हैं कि खासकर जब हम सरकारी देनदारियों की देखते हैं तो हम
हमेशा राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे, जीडीपी वृद्धि आदि के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण चर सार्वजनिक ऋण और बकाया देनदारियां होती है। वो कहते हैं कि भारत सरकार की सबसे ज्यादा बड़ी जो देनदारियां होती है सार्वजनिक ऋण है और साथ में जो है देनदारियां हैं, क्योंकि फॉरेन बोरिंग बहुत ज्यादा लेती है गवर्नमेंट, उसका भी इंटरेस्ट भी देती है। तो वो बोलते हैं कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा ये तो मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे तो ये है कि आप सार्वजनिक ऋण कितना लेते हैं और आप क्या नाम है बकाया देनदारियां कितनी हैं आपकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, कि आपको देना उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, और फिर आप सरकार जो बॉन्ड्स के थ्रू जो एक तरह से सार्वजनिक ऋण भी ले लेती है। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे हमें जो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। फिर वो एक तरह से वो ये भी कहते हैं कि राजकोषीय संकट किसी विशेष वर्ग के राजकोषीय घाटे के कारण नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक ऋण स्टॉक के कारण होता है। वो कहते हैं कि राजकोषीय जो संकट होता है वो किसी विशेष वर्ष के राजकोषीय घाटे के कारण नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक ऋण लेते सरकार उसके कारण जो देखने को मिलता है, और जो समय की अवधि में जमा होता है और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो फालतू का इंटरेस्ट ही जो हमें एक तरह से जो है दिया जाता है। भारत में कल्याणकारी खर्च बहुत कम है। वो कहते हैं कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो सार्वजनिक खर्च है वो मात्र 4.7% है। वो कहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च मात्र 4.7% है, जबकि उपसारा जो अफ्रीका में ये 7% है। अब सोचो हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या बुरा हाल आज के समय अगर मोदी सरकार की गवर्नमेंट में देखें तो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसी एडिटोरियल में हम आगे और हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि लेकिन कई ऐसे टैक्स इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिनका इस्तेमाल हम भारत में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कि भाई हमें अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमें कुछ टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स भी आगे लेके आने होंगे। जैसे इन्होंने ये बोला कि जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। भारत में संपत्ति कर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हमें देखने को मिलती है। भारत में जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जाता है बहुत कम है। अगर अदर डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप कंट्री से देखें तो बहुत ही एक तरह से नामात्र के बराबर जो है लगाया जाता है। तो यदि हम अधिक राशि जुटाते हैं तो हमारे पास पुनः वितरण के लिए और अधिक जो हमें पैसा हमें देखने को मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि इस देश में 6% से जो कम लोग हैं वो आयकर का भुगतान करते हैं। प्रत्यक्ष कर आधार जो चौड़ा करने के मुद्दे को हल करने के लिए कोई नीतिगत उपाय संस्थागत जो है हालांकि इन फ्यूचर में लाए जा सकते हैं। सरकार वास्तव में ये भी देख रही है कि विकट प्रोत्साहनों के कारण कई छूट करों को कैसे जो है हटाया जा सके। और दूसरा यह है कि जब गैर कर राजस्व यानी कि अप्रत्यक्ष कर की बात हो रही है कि बात आती है, तब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त गिरावट देखने को मिली है। यानी कि बोलते हैं कि जब गैर राजस्व कर इकट्ठा करने की बात होती है तो केंद्र सरकार को ज्यादा मिला, क्योंकि केंद्र सरकार क्या होती है, सेस भी लगा लेती है, सरचार्ज भी लगा लेती है, उसका जो राज्यों के साथ वितरण नहीं करती है। तो ये सब चीजें मुद्दे हमें जो है देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि कोविड-19 के दौरान एक अनुमान ने सुझाव दिया कि 953 सबसे अमीर भारतीयों की औसत कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ के आसपास से अधिक है। भाई देखो एडिटोरियल में 5,000 करोड़ लिखा है, लेकिन वो एडिटोरियल गलत है। 5 लाख करोड़ होगा जब जाके इतना पैसा बनेगा। 5,000 करोड़ तो एक सबसे बड़ा मतलब अमीर ही जो इतना पैसा जो है दिखा सकता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि उनकी संपत्ति भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 है। यदि आप उन पर एक मुश्त 4% संपत्ति कर लगा दें तो आपको सकल घरेलू उत्पाद का 1% राजस्व प्राप्त हो सकता है। अगर हम 4% अगर हम संपत्ति कर लगा दें तो हमें 1% का जीडीपी का राजस्व प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से चीजों के परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हम संपत्ति कर के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 बढ़ा सकते हैं, जबकि विकासशील देश का औसत जो सकल घरेलू उत्पाद 0.6% है, और जो ओसीडी जो देश हैं उनमें सकल घरेलू उत्पाद करीब 2% हमें देखने को मिलता है। इसलिए राजस्व को बढ़ाने की गुंजाइश हमें देखने को मिलती है। हालांकि हमारे सब्सिडी के ऊपर जो हमारे जीडीपी का खर्च है वो करीब 8% से भी जो हमें अधिक जो आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।